प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है। देश के दिल मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने आज 2024 का गारंटी कार्ड करीब करीब जारी कर दिया। उन्होंने विपक्ष की करप्शन की गारंटी के जवाब में बीजेपी की कार्रवाई की गारंटी का दावा किया और साथ ही विपक्षी एकता को वोट बैंक की भूखी जमात करार दिया। ऐसे में सवाल यह कि क्या अब की बार विपक्षी एकता कोई कमाल कर पाएगी या फिर बीजेपी हैट्रिक लगाने में कामयाब हो जाएगी? इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की हमारी ये रील देखिए। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है, क्रिश्चियनिटी में आई डू बोलते हैं। अब आप क्या इसको सबको मिला लेंगे क्या? वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। 56 दिन हो गए, मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री आते हैं, प्रचार प्रसार में चले जाते हैं। गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। इस देश में लोगों के पास रोजगार था, आपने लोगों को हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। तो प्रधानमंत्री इधर उधर की बातें मत करें, प्रधानमंत्री मुद्दे की बात करें, तब प्रधानमंत्री लगते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का फॉर्मूला बताया। देश भर के कार्यकर्ताओं से संवाद किया और इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव का एजेंडा भी करीब करीब सेट कर दिया। पीएम मोदी ने मोटे तौर पर 6 मुद्दों का जिक्र किया है। उन्होंने विपक्षी एकता पर चोट की बात की है, भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है और इसके अलावा उन्होंने परिवारवाद की आलोचना की। साथ ही बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी मुद्दों में शुमार समान नागरिक संहिता का भी उन्होंने जिक्र किया है, उसकी तरफ बहुत बड़ा इशारा किया है। इसके अलावा पिछड़े मुसलमानों की बदतर हालत का हवाला देकर वोट बैंक की राजनीति पर उन्होंने चोट दी है। तो 3 तलाक के खिलाफ कानून का विरोध करने वालों पर भी प्रधानमंत्री ने बड़ा हमला बोला है। आइए जल्दी से जो 6 मुद्दे हम आपको दिखा रहे हैं, इन 6 मुद्दों पर आपको डिटेल में बताते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कहा है। पीएम मोदी ने विपक्षी एकता पर कौन सा तंज कसा है, उन्होंने क्या कहा, आप समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बीजेपी की प्रचंड जीत की आहट से विपक्ष बौखला गया, यह विपक्ष की बौखलाहट है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा विपक्ष पर चोट करते हुए, उन्होंने कहा विपक्षी दलों ने फोटो ऑप कार्यक्रम किया जो 23 जून को विपक्षी दलों की मीटिंग पटना में हुई। भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए कहा विपक्षी दलों के पास सिर्फ भ्रष्टाचार की गारंटी है और इसके अलावा कुछ नहीं। विपक्षी दल मतलब 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी, यह कहा पीएम मोदी ने। इसके अलावा परिवारवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कांग्रेस को वोट से गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास होगा। अगर आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना है तो कांग्रेस को वोट दीजिए, आरजेडी को वोट देंगे तो लालू के बेटे का भला होगा। तमाम विपक्षी दलों के परिवारों का और उनकी पार्टियों का नाम गिनाया। समान नागरिक संहिता पर उन्होंने कहा विरोध करने वाले वोट बैंक के भूखे लोग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि यूसीसी लागू हो, एक देश में 2 कानून कैसे चल सकता है, यह उन्होंने कहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े मुसलमानों का जिक्र किया, पसमानदा मुसलमानों का जीना मुहाल, यह कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा पसमानदा मुसलमानों का शोषण हुआ और इसका भी जिक्र उन्होंने किया। इसके अलावा 3 तलाक के मुद्दे का भी जिक्र करते हुए कहा उन्होंने कि मुस्लिम बेटियों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि यहां मुस्लिम बहुल देशों में भी जब 3 तलाक नहीं है तो 3 तलाक की वकालत यहां लोग क्यों करते हैं। वो जो नया शब्द पॉपुलर किया जा रहा है वो शब्द है गारंटी। ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम
20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर कोसा करते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक्शन से बचने का ही है। तो विपक्षी एकता पर मोदी अटैक आप देख रहे थे। जल्दी से अब आपको दिखाते हैं कि अपोजिशन क्या कह रहा है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, इससे तय हो गया है कि यह चुनावों में 2024 में बड़ा मुद्दा होने वाला है। लेकिन कांग्रेस इस पर क्या कह रही है, असदुद्दीन ओवैसी इसको लेकर क्या पलटवार कर रहे हैं, जल्दी से ही देखिए, फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नई बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। एकता को देखकर तो प्रधानमंत्री वाकई में बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बारे में वो क्या करें। शायद उनको रात को सपने में भी विपक्ष के नेता आ रहे होंगे, क्योंकि ये सच है कि जब समूचा विपक्ष खड़ा हो जाता है तो प्रधानमंत्री के पास कोई चारा बचा नहीं है। प्रधानमंत्री के जुमलों से सब लोग वाकिफ हैं, उनकी जो संरक्षण है अपराधियों को और नफरत को, वो सारी दुनिया ने देख लिया है। तो देखिए, अब डिबेट ओपन हो चुकी है और सीधे चलते हैं शहजाद पूनावाला के पास। बीजेपी के प्रवक्ता हैं शहजाद। वो वोट बैंक के भूखे लोग, कौन है वोट बैंक का भूखा? देखिए, ऐसा है गौरव जी, आज देश में एक पीडीए है, पीपल को डिलीवर करने वाला एजेंडा 11वें से 5वें स्थान पर, अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर जा रही है, 7.2% जीडीपी ग्रोथ रेट। आईएमएफ कहता है ब्राइट स्पॉट है। किस प्रकार से पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है। 70 एयरपोर्ट बनाए गए 60 साल में, उसमें 70 एयरपोर्ट जोड़े गए, 5 मेट्रो 27 शहरों तक पहुंच गया है। किस प्रकार से 11 करोड़ घरों में नल से जल, 11 करोड़ घरों में टॉयलेट, 12 करोड़ किसानों के पास किसान सम्मान निधि, 80 करोड़ लोगों के पास राशन। ये पीपल को डिलीवर करने वाला एजेंडा है। और धोखा देने वाला एजेंडा कौन सा है? कांग्रेस का। किसान की कर्ज माफी करेंगे राजस्थान में, 19,000 किसानों की जमीनें हड़पी गई। हिमाचल और कर्नाटका में कहा था फ्री बिजली देंगे, बिजली के दाम बढ़ा दिए। हिमाचल में 15,000 लोगों के वेतन नहीं दे पाए। किस प्रकार से कर्नाटका में आप खुलेआम एक गौ हत्या को बढ़ावा देने के लिए, धर्मांतरण के खिलाफ कानून को हटाने के लिए, शहजाद, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कांग्रेस वोट बैंक की भूखी है? केवल 10 सेकंड लेकर बंद समाप्त करूंगा। देश में दूसरा पीडीए है, अर्थात पारिवारिक दलों को जोड़ने का अलायंस, जिसमें आरजेडी, सपा, टीएमसी, एनसीपी, एक भी परिवार के बाहर अध्यक्ष नहीं बन सकता। दूसरा, मैं ये पूछ रहा हूँ, वोट बैंक का भूखा कौन है शहजाद? नाम लेके बताइए ना, वोट बैंक का भूखा कौन है? मैं ये पूछ रहा हूँ, बोलिए, वोट बैंक का भूखा कौन है? वो वोट बैंक के भूखे लोग कौन?
हाँ, मैं आपको बताता हूँ, वोट बैंक के भूखे वो लोग हैं जो महिला अधिकारों के लिए वैसे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहते हैं, पर शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक महिला अधिकारों का हनन करते हुए 3 तलाक के कानून का विरोध करते हैं, शाह बानू के जजमेंट का विरोध करते हैं, और यूसीसी जिसको संविधान में उन्हीं के पूर्वजों ने डाला था, यूसीसी जिसको गोवा में उन्हीं के पूर्वजों ने लागू किया था, आज यूसीसी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा है उसका विरोध करते हैं, क्योंकि उनको कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक होना है और पिछड़ों की बात करते हैं। ओके शहजाद, ओके 10 सेकंड और जल्दी कंप्लीट कीजिए। 10 सेकंड केवल गौरव जी। बंगाल में पिछड़े समाज के, ओबीसी समाज के अधिकारों को हनन करते हुए ओबीसी समाज को मुस्लिम आरक्षण बना दिया गया, ओबीसी आरक्षण को ओके 10 सेकंड हो गए शहजाद 10 सेकंड हो गए। मैं सुरेंद्र राजपूत का रिएक्शन लेना चाहूंगा। जोड़ी गई उस पर एक शब्द, ये सुरेंद्र राजपूत पिछड़े समाज के मतलब शहजाद यही कह रहे हैं कि आप लोग वोट बैंक के भूखे हैं। सुरेंद्र राजपूत, वोट बैंक के भूखे लोग कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू या वो तमाम 15 दल जो 23 जून को मिले थे पटना में? चलिए भाई, हमें तो कह दिया वोट बैंक के भूखे, ये लोग तो तृप्त वोट बैंक के लोग हैं, इसीलिए तो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक हमारी विपक्षी एकता क्या हो रही है, प्रधानमंत्री जी की आंखों से नींद उड़ गई, लगे अनाप शनाप बकने, लगे इस तरीके की बातें करने जिसका कोई अर्थ नहीं है। भाई 9 साल से आप क्या घुइयां छील रहे थे? जितने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बात करनी थी आपने कर ली थी क्या? वोट बैंक के भूखे आप नहीं हैं, आप तो तृप्त हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज आपको ये बातें करनी पड़ रही हैं। 1 लाख रुपए का जो भ्रष्टाचारी है, क्या नाम, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी वाले आज की डेट में हमको शिवराज सिंह चौहान को बगल में बैठा करके भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहे हैं। 60 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं व्यापम में। आपको याद है 40% की कमीशन की सरकार है, कर्नाटक की थी, आपको याद है गजेंद्र सिंह शेखावत ने लाखों करोड़ रुपए गरीबों के खा रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी पेंडिंग है उसकी, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में मंत्री है, याद है आपको? तो ये सारी बातें इधर उधर की जो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आज की डेट में अगर आप नए होते, 2014 पर लोगों ने भरोसा किया, आपने कहा आराम से बोलने दीजिए गौरव भाई, बीच में मत टोकिएगा, हमें डर लगता है आपसे। अरे मैंने तो टोका ही नहीं। 15 लाख 2014 में कहा था कि 15 लाख करोड़ काला धन आ जाएगा, आया क्या? आप कह रहे 20 लाख करोड़ का घोटाला। अरे भाई 15 लाख करोड़ ले आते तो 20 लाख करोड़ का आप पर लोग मानते। और रही बात परिवारवाद की, बात कर रहे हैं, नेहरू गांधी परिवार ने 49 साल जेल में बिताए हैं, क्या नाम, आजादी के आंदोलन के लिए। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बताइए, जनसंघ का एक नेता बताइए, तलवे चाटते थे अंग्रेजों के, तलवे चाटते थे अंग्रेजों के जी। और इसके बाद आप नहीं सुरेंद्र राजपूत, आप कहते हैं कि साहब आपने डिलीवर किया, हाँ व्यापम सुरेंद्र राजपूत आपने क्योंकि करप्शन का जिक्र किया, जल्दी से मैं ही दिखा देता हूं करप्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी सभा में क्या बोला, और उसके बाद फिर अपने सारे पैनलिस्ट के पास जाता हूं। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आइए जल्दी से दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि ये विपक्षी दल सबको मिला रहे तो ये 20 लाख करोड़ के घोटालों की गारंटी है। कैसे? उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस का जिक्र किया, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, सबमरीन घोटाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ऊपर इन तमाम घोटालों का आरोप है। फिर आरजेडी, चारा घोटाला, अलकतरा, पशुपालन, बाढ़ राहत, इन तमाम घोटालों का आरोप लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर है। उन्होंने कहा टीएमसी, रोज वैली, शारदा, शिक्षक भर्ती, गो तस्करी, कोयला तस्करी, इन घोटालों का आरोप ममता बनर्जी की पार्टी, उनकी सरकार पर है। उन्होंने कहा यहां पर एनसीपी, कोऑपरेटिव बैंक, सिंचाई, अवैध खनन, इन तमाम घोटालों का आरोप एनसीपी के ऊपर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डीएमके, अवैध संपत्ति का पूरा घोटाले का आरोप इनके ऊपर है। तमाम घोटालों की एक लंबी फेहरिस्त गिनाई यहां पर। मैं इसी को लेकर हमारे साथ जो आरजेडी की प्रवक्ता है, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं सारिका, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है आपकी पार्टी के खिलाफ। मेरी पूरी बात नहीं होने दी। मैं सुरेंद्र जी अभी आऊंगा, आप उसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। अभी सारिका जी मुझे ये बताइए, क्या लालू प्रसाद यादव के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सबसे बड़ा जो दांव है वो चल दिया और 2024 का एजेंडा आज सेट कर दिया उन्होंने? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से अपने सभाओं में, हमारे यहाँ कहते हैं ना बिहार में, रेगा रेगा के बोलना,
आपने सुना होगा उनकी भाषा, मैं सुन रही थी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो कई रातों से वो ठीक से सो नहीं पाए हैं और यही कारण है वो करेंगे, मरेंगे, सड़ेंगे, 2024 में भारत छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जाएगी, यही अंततः होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से तमाम विपक्षी दलों का महाकुंभ जमावड़ा जो उन्होंने 23 तारीख को बिहार की धरती पे देखा, तो ये अंजाम तो नरेंद्र मोदी जी का निश्चित रूप से होना ही था। अरे ये लोग बात करते हैं परिवारवाद की, अच्छा इनसे पूछिएगा इनका इतिहास क्या है भारतीय जनता पार्टी का। एक सरदार वल्लभ भाई की इन्होंने गुजरात में मूर्ति बनाई, उनके ही नाम पे इन्होंने स्टेडियम बनाया था। बाद में क्या किया इन्होंने, नरेंद्र मोदी के नाम पे वो स्टेडियम उन्होंने बदल दी। तो देखिए किस तरीके के इनके अंदर जो है ना वो राजनीतिक कूटनीतिज्ञता, जो भूख, असल में इतिहास तो आप कुछ नहीं कह है। रही हैं सारिका कि आप लोगों के पास प्रधानमंत्री के इन तमाम आरोपों का पूरा जवाब है, उनके इन वार की आपके पास पूरी काट है। प्रधानमंत्री आज परिवारवाद को लेकर भी विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे। उन्होंने विपक्षी पार्टियों में हावी परिवारवाद पर किस अंदाज में हमला बोला है, जल्दी से आपको यह भी दिखा देते हैं। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझ कर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। जल्दी से ग्राफिक्स जरिए दिखाते हैं कि किस किस पार्टी का नाम लेकर, नेताओं का नाम लेकर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा है। और ये बड़ा रेयर होता है जब सीधे नाम लेकर प्रधानमंत्री हिट करे, लेकिन आज उन्होंने ऐसा किया है। जल्दी से दिखाइए पीसीआर यहां पर। देखिए, कांग्रेस को वोट, गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास अगर आपको करना है तो कांग्रेस को वोट दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट चोट की है, मुलायम सिंह के बेटे का भला करना है तो समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। इसके अलावा अगर लालू परिवार के बेटे बेटियों का भला करना है तो आरजेडी को वोट दीजिए। उन्होंने कहा यहां पर कि अगर आपको शरद पवार की बेटी का भला करना है तो एनसीपी को वोट दीजिए। ग्राफिक्स आपको दिखाते रहेंगे, एक लंबी फेहरिस्त है। लेकिन राजकुमार भाटी, मैं आपके पास आता हूं। तो राजकुमार भाटी, सीधे सीधे आप लोगों को भी प्रधानमंत्री ने परिवारवाद के उस लकीर में सामने रख दिया जहां पर यह साफ वो कह रहे हैं कि 2024 में आप लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा। रेडी हैं आप? देखिए, अभी आपने कहा कि बहुत रेयर होता है कि प्रधानमंत्री नाम लेकर इस तरह के आरोप लगाएं, इस तरह के हमले करें। रेयर नहीं होता, कभी होता ही नहीं है। इस देश में नरेंद्र मोदी जी से पहले जितने प्रधानमंत्री हुए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी समेत, वो तो इनकी पार्टी के थे, उन सबके भाषण आप सुनिए। उन भाषणों में एक शालीनता, एक गर्मा, एक विचारशीलता, एक देशभक्ति, एक सद्भावना नजर आती थी। वे एक लाइन होती थी, उससे कभी नीचे नहीं जाते थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भाषा वैसे तो ज़्यादा बढ़िया होती ही नहीं है, कुछ हो सकता है शिक्षा की कमी हो या जो भी कमी रही हो, लेकिन आज का जो भाषण आप सुनवा रहे हैं ये तो बहुत ही गर्मा विहीन और एकदम प्रधानमंत्री के स्तर से बहुत नीचे का है। और उसको सुन के ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के अंदर बौखलाहट आ गई है, वो बेहद डरे हुए हैं, भयभीत प्रधानमंत्री हैं। इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देती। प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता। निचले स्तर के नेता करें, छोटे कार्यकर्ता करें, ठीक है। प्रधानमंत्री को देश के विकास के बारे में बात करनी। मैं कृष्णा हेगड़े के पास भी जाऊंगा। कृष्णा हेगड़े भी हमारे साथ। जल्दी मत करो। आपने जो है आप देखिए, मैं आता हूं आपके पास। राजकुमार जी, आता हूं। एक मिनट। बीजेपी के प्रवक्ता ने 2 बार टाइम से मांगा, आपने दोनों बार बढ़ाया उनका। नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता 1 है, अपोजिशन के प्रवक्ता 3 है, इसलिए थोड़ा सा इसको देखना पड़ रहा है। चलिए आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। गौरव जी, हाँ, मैं अच्छा, अब शहजाद भाई ने कहा कि उन्होंने नाम लिया कि जो साहबानो और सायरा बानो, लेकिन बिल्किस बानो का नाम भूल गए। बिल्किस बानो और साक्षी मलिक का भी ले लेते। बिल्किस बानो के साथ रेप करने वाले लोगों को आप माला पहनाते हो, उनके पैर छूते हो, तब आपको बेटी बचाओ याद नहीं आता?
आप देश की बेटियां मैं आ रहा हूं शहजाद। 1 साल से आंदोलन कर रही हैं, आप एक सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तब आपको बेटी बचाओ याद नहीं आता। चलिए शहजाद जवाब दीजिए, फिर मैं महेश हेगड़े के पास जाऊंगा। शहजाद जवाब दीजिए, आपने तीनों विपक्षी पार्टियों को सुना। महेश हेगड़े जी अभी आ रहा हूं, शहजाद का जवाब हो जाए बस। देखिए, पहले तो भाटी जी ने जो बात की शब्दों की, तो इससे पहले प्रधानमंत्री को कि तू नीच है, भस्मसूर, गंगू तेली, कब्र खुदेगी मोदी की, हिटलर की मौत मरेगा, ऐसे शब्दों से कौन कलंकित वे करता था प्रधानमंत्री थे, वो बोलने वाले एक सेकंड, भाटी जी, प्रधानमंत्री मैंने थे। आपके बीच में नहीं बोला। भाटी जी अपने अपने समय पर ये बोलते हैं, भाषा आप बोलने इतने वाले वरिष्ठ हैं, प्रधानमंत्री के आप पद मेरे पर रहते भ्राताश्री थे। भी है। भाटी जी, इस नाते मैं आपसे कहता हूँ, मुझे अपने बारे में बोलने दीजिए। मैंने आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा, पर मैं कह रहा हूं कि ये हकीकत है, ये शब्दावली एक देश के सबसे पहले ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया है, उनको जाति सूचक गालियां दी गई। यहां तक कि कोर्ट No, ने OBC जिम्मेदार नहीं है, पाया OBC कि नहीं है। ओबीसी समाज को गाली दी और एक व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हुआ। यह हकीकत है, पर आज आप उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आपने कहा बिल्किस बानो, भाई साहब बिल्किस बानो का मुद्दा तो आपने गुजरात में उठाया, वहां पे तो सभी जीत गए, हम जीत गए मुसलमान बहुल इलाकों में। पर आप बताइए कि जो दिल्ली में साक्षी को गोंद गोंद के मारने वाला साहिल था, उसके विषय में तो आपकी पार्टी का एक अधिकृत ट्वीट नहीं आया। और आपके एसटी हसन कहते हैं यूसीसी लागू नहीं करना है, 2 शादियां करने नहीं मिलेगी। शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि नहीं तो आवारा हो जाती है महिला, अगर 18 से शहजाद 21 यही साल एजेंडा है। शादी कर दी जाए, तो मुझे लगता डिबेट को है शहजाद मेरा सवाल सुन लीजिए। तो क्या यही एजेंडा है, फिर मैं सुरेंद्र महेश हेगड़े के पास जाऊंगा, क्या यही एजेंडा है, क्या यही एजेंडा है जिस पर अब 2024 का यहां पर की लाइन तय हो गई है? परिवारवाद, भ्रष्टाचार, यूसीसी, 3 तलाक, यही एजेंडा सेट हो गया 2024 का? गौरव जी, आपके शो पर आने का जब सौभाग्य मिला, मेरी प्रथम पंक्ति देश के विकास यात्रा को गौरवान्वित करने वाली जो यात्रा उससे शुरू हुई। हाँ, पर सामने डेवलपमेंट के खिलाफ कौन पारिवारिक दलों का अलायंस, पैसा धन लूटने का अलायंस, पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड अलायंस, और ये जो अलायंस है पीछे ढकेलने का, देश को पीछे ढकेलो अलायंस, ये इसका भी पर्दाफाश करना। मैं महेश हेगड़े से एक रिएक्शन ले लेता हूं इसी पर, फिर आता हूं आपके पास सुरेंद्र राजपूत। महेश हेगड़े, आप बताइए, क्या वाकई आज प्रधानमंत्री ने देश भर का, साउथ से लेकर नॉर्थ और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का जो एजेंडा सेट कर दिया, और क्या विपक्षी एकता पर एक बड़ी चोट की आज प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश से? देखिए, मुझे 3 पैनलिस्ट का आवाज सुनाई दे रहा था, लेकिन शहजाद क्या कह रहे थे मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा, मैं सही करवा और आपने नाम भी गलत कहा, मेरा नाम कृष्णा हेगड़े है। ओके। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देश को एक सक्षम नेतृत्व चाहिए, और वो सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। वो सिर्फ देश के ही नेता नहीं, लेकिन विश्व के नेता सब जानते हैं, और दूसरे जो विश्व भर नेता है वो भी उनको अपना नेता मानते हैं और उनसे सलाह लेते हैं। और दूसरी ओर देखिए तो जो पटना में मीटिंग हुआ, तो 160 एमपीओ की सब मिली जुली जितनी पार्टी थी, 15 पार्टी वहां गए, और 385 एमपीज के जो पार्टी है उन्होंने वो मीटिंग को बॉयकॉट किया, यानी कि वहां पर भी उनकी कोई सहमति नहीं है। 385 एमपी से ज्यादा लोग नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं, और आज भी एमपीज उनको अपना नेता मानते हैं, उसमें साबित हो गया। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आरजेडी के प्रवक्ता कुछ कह रहे थे, लेकिन आरजेडी के जो उनके नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने सबसे ज्यादा क्या बात रखी? उन्होंने बात वहां रखी राहुल गांधी की शादी के लिए। तो ये जब समाजवादी के लोग कह रहे थे कि भाई हमारी नींद उड़ गई है, हाँ बिल्कुल हमारी नींद उड़ गई, राहुल गांधी कब शादी कर रहे हैं वही बड़ी चिंता है अभी विपक्ष को, और 4 महीने के बाद फिर से वो मिल रहे हैं वही डिस्कस करने के लिए। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि विपक्षी एकता में दम नहीं है? आप ये कह रहे हैं कृष्णा हेगड़े जी कि विपक्षी एकता में दम नहीं है? कांग्रेस का टीएमसी के साथ नहीं जमता है, कांग्रेस का आपके साथ नहीं जमता है, कांग्रेस का बीआरएस के साथ नहीं जमता है, कांग्रेस का टीडीपी के साथ नहीं जमता है। कांग्रेस ने वही पटना के मीटिंग में जो आपका जो ऑर्डिनेंस का विषय था उसको खारिज कर दिया। तो आपने कांग्रेस का जिक्र किया, मैं तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता उन्हीं से पूछ लेता हूं कि कांग्रेस का जब इतने सारे पार्टियों के साथ नहीं जमता है, जब कांग्रेस का इतने सारी पार्टियों के साथ नहीं जमता है, तो अलायंस कैसे जमेगा? सुरेंद्र राजपूत जवाब दे दीजिए, कृष्णा हेगड़े आपसे पूछ रहे हैं। ये पूरा एक खिचड़ी है, और ये खिचड़ी के साथ कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, 2024 सुरेंद्र जी को सुन लेते हैं। 50 बार फिर से होने वाला है। सुरेंद्र जी बोलिए। दो चीज़ें बड़ी साफ हैं। झूठे, छली, कपटी
लोगों की जमात है एनडीए के पार्टनर, चाहे वो अरे आप महाराष्ट्र आंकड़ा के तो एकनाथ दिखाइए ना, शिंदे हों, आंकड़ा दिखाइए अपने ना, दोस्त, झूठे बोलने अपने से भाई, क्या होने अपने वाला है? मेंटोर की पीठ पर छुरा भोंका। आप लोग बीच में मत बोलिए कृष्णा जी, आप मतलब आप सभ्य आदमी हैं तो बीच में मत बोलिए। आप क्या एकनाथ शिंदे हैं क्या? नहीं, आप आप जो हैं, मेरे नेता बड़ी के बारे में सिंपल सी, मत बोलिए, अपने मैं जो भी अपने आपके भाई नेता की के पीठ बारे में में छुरा भोंके, बोल सकता हूँ। अपने तो आप अपने हमारे और अपने आपके भाई की बीच में बहस पीठ में जो रखिएगा। छुरा भोंके उस आदमी, आप बाला साहब नेता नहीं, आप गौरव। अब आप एंकरिंग कौन कर रहा है गौरव? पूरा महाराष्ट्र के पीठ में भोंका गौरव एंकरिंग कौन कर रहा है? नहीं, मैं ही कर रहा हूँ, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप ही बोल रहे हैं। नहीं, आप ही बोलिए, सुरेंद्र राजपूत आप ही बोलिए। भाई अब अगर आप कृष्णा ऐसे हेगड़े जी, एंकरिंग कृष्णा करा रहे हेगड़े हैं जी, तो मुझसे रुकिए। मुझे अरे हटा महाराज रुकिए, दीजिए, एक एक करके सब बोल रहे हैं आप। बोलिए, कृष्णा बोलिए, हटा हेगड़े जी, दीजिए, कृष्णा हेगड़े जी बोलिए, सुरेंद्र राजपूत आप मेरे बोलिए। पास इतना टाइम नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं इस तरीके की चिक चिक में नहीं पढ़ना मुझे। अरे बोलिए ना, आप ही बोलिए। नहीं, आप झूठ बोलेंगे अरे तो रुकिए, कृष्णा हेगड़े पड़ेगा जी, ना मेरे भाई। कृष्णा हेगड़े जी सुन लेते हैं, सुरेंद्र जी को सुन लेते हैं, बोलिए बोलिए। बोलिए। जी जो भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों के पीठ में छुरा भोंके, वो पार्टी आज बढ़िया पार्टी। जो एकनाथ शिंदे अपने मेंटोर की पीठ में छुरा भोंके, वो बहुत बढ़िया पार्टी। आज की डेट में जो जाति गणना का पहले कहे समर्थन करे, जाति गणना के समर्थन में भाजपा खड़ी रहती, आज विरोध में खड़ी, झूठी पार्टी। जो पार्टी कहे हम 15 लाख रुपए, 15 लाख करोड़ रुपए लाएंगे और 15-15 लाख सबको देंगे, झूठी पार्टी। जो पार्टी कहे 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे और 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष छीने, वो झूठी पार्टी। उनके खिलाफ अगर आज की डेट में जनता का गठबंधन बन रहा है, तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता सबसे ज्यादा परेशान है। हमने नहीं कभी मोदी जी को इस तरीके से परेशान देखा। आज जैसे बात कर रहे थे कि फलाने ने कहा, ढिमकाने ने कहा, ये कहा, वो कहा, नकली विरोध, क्या नाम, ओबीसी हैं वो जब मुख्यमंत्री थे तब अपनी जाति को ओबीसी जाति में लेकर के आए, नकली ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, नकली ओबीसी जाति के हैं वो। आज की डेट में ये बात प्रूव्ड है, वो ओरिजिनल नहीं है। डेटा दिखाइए जरा पीसीआर, सुरेंद्र राजपूत को भी दिखाइए और हमारे तमाम पैनलिस्ट को भी दिखाइए। ये जो डेटा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बताता है कि कैसे विपक्षी दलों के लिए दिल्ली अभी दूर है। जल्दी से वो डेटा यहां पर हम आपको दिखाते हैं। विपक्षी दलों के तमाम नेता एकजुट हो रहे हैं, बीजेपी की काट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही विपक्षी एकता वर्सेस बीजेपी का मिशन 51%, ये कैसे यहां पर आपके सामने एक पिक्चर रखने की कोशिश करता है, आप ये देखिए। नीतीश कुमार ने हर सीट पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार उतारने का सुझाव दिया है, तो ममता बनर्जी का जोर है कि जो विपक्षी पार्टी जहां मजबूत है वहां वो लड़े और दूसरी पार्टियां उसका समर्थन करें। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा जहां उनको कामयाबी मिलेगी? पहले ये डेटा देखिए, यहां हर सीट पर एक उम्मीदवार, ये नीतीश कुमार का फॉर्मूला है। ममता बनर्जी कह रही है कि जो पार्टी जहां मजबूत हो, अब ये क्या संकेत दे रही है ये आप समझिए, जो जहां मजबूत वो वहां लड़े, ये इनका यहां पर फॉर्मूला है। लेकिन बीजेपी का मिशन 51% क्या है, बीजेपी का फॉर्मूला क्या है वो आपको बताते हैं, या बीजेपी का इतिहास क्या कहता है ये आप समझिए। वो 51% की तरफ कैसे जाने के लिए क्यों जोर लगा रहे हैं आप समझिए। अगर 2014 के नतीजों की बात करें तो कुल 282 सीटें बीजेपी जीत के आई थी, जिसमें से 136 सीटें ऐसी थी जो 50% से ज्यादा थी, 146 ऐसी थी जो 50% से कम थी। लेकिन 2019 आते आते ये आंकड़ा बदला है। 2019 में 303 सीटें बीजेपी जीतती है, जिसमें से 224 सीटें ऐसी हैं जो 50% से ज्यादा वोट शेयर हैं, यानी तमाम दल मिल भी जाएं लेकिन 50% से ज्यादा बीजेपी हासिल कर लेगी तो उसके पास ही 224 सीटें और 50% से कम वोट शेयर 79 सीट्स जिस पर बीजेपी ने जीत हासिल की। तो सारिका पासवान, ये तमाम जो कवायद है आप लोगों की, ये कवायद यहां पर अगर इन 224 सीटों को मद्देनजर रखें और बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस दोहराए भी, और इसके साथ मैं आ रहा हूं शहजाद, आ रहा हूं सारिका पासवान से एक रिएक्शन लेकर तुरंत आ रहा हूं। तो सारिका पासवान, ये क्या मजाक है गौरव? क्या क्या मजाक है गौरव? क्या हुआ? आ रहा हूं आपके पास सारिका पासवान। आप बातें नहीं, आपने कहा था मेरे पास आ रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास ही आ रहा हूं, तो क्या दूसरे पैनलिस्ट को नहीं बोलने दे? सुरेंद्र जी आप नहीं, आप बात करेंगे दूसरा नहीं बोलेगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप इस डेटा पर आपका कमेंट ले रहा हूं सुरेंद्र जी, ले रहा हूं। सुरेंद्र जी एक मिनट, गुस्सा क्यों रहे हैं? आ रहा हूं आपके पास सारिका पासवान, जल्दी से। सुरेंद्र जी रुकिए ना, आ रहा हूं। सुरेंद्र जी 10 मिनट 10 सेकंड इनका ले लूं, फिर तुरंत आ रहा हूं आपके पास। सुरेंद्र जी आ रहा हूं, रुकिए। सुरेंद्र जी रुकिए। सारिका पासवान, देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो विपक्षी दलों की जो बैठक है, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार कह रहे थे कि ये बैठक संभव ही नहीं है,
ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, फलाने नहीं आएंगे, ढिमकाने नहीं आएंगे, लेकिन 23 तारीख को तमाम दल जो है वो बिहार की धरती पे आए। और ये लोग परिवारवाद की बात जो करने वाले हैं, मैं गौरव इनसे पूछना चाहूंगी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं पूना वाले जी, ये बताएं कि अमित शाह के बेटे जो हैं वो बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, वो कौन है, किनके बेटे हैं भाई? क्या वो परिवारवाद के नमूना नहीं है? नहीं, मैं परिवारवाद की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो विपक्षी एकता की बात कर रहा था। मैं विपक्षी एकता की बात कर रहा था। विपक्षी एकता की क्यों बात करेंगे? आप उन लोगों से जब फहरिस्त ले रहे हैं तो आप हमसे भी लीजिए ना। अरे मैं तो पूछ रहा था, 224 सीटें उनके पास 50% से ज्यादा हैं, उसकी काट है आप लोगों के पास। चलिए सुरेंद्र राजपूत, आप ही जवाब दीजिए इसका। उसकी काट है आप लोगों के पास, 50% से ज्यादा वोट वाली 224 सीटें वो जीत के आए। फिर आ रहा हूं शहजाद आपके पास। सुरेंद्र राजपूत जी, भाई पहले तो मेरी एक शिकायत दर्ज कर लीजिए। आपका बहुत सम्मानित चैनल है और इस सम्मानित चैनल पर किसी भी आदमी को पूरा बोलने का अगर आप मौका नहीं दे सकते हैं, आपको ये कहा जाता हो कि सुरेंद्र जी डिबेट में ऐसा ही होता है, एक एक करके सब बोलते हैं। अब बाकी पैनलिस्ट भी तो बोलेंगे ना, बाकी पैनलिस्ट भी तो बोलेंगे। मैं तो बीजेपी वाले के पास गया भी नहीं, मैं तो शहजाद के पास नहीं गया, मैं तो आरजेडी की जो प्रवक्ता उनके पास गया था, वो भी विपक्षी पार्टी का, आपके साथ ही आ रही है। सुन लीजिए, पहले पूरी शिकायत सुन लीजिए। पहले नहीं आरजेडी से हमें कोई वो नहीं, आरजेडी को भी आपने 10 सेकंड, आप पहले बात सुन लीजिए, क्योंकि आपके चैनल वाले भी सुन लें, पीसीआर भी सुन लें और बाकी बड़े लोग भी सुन लें। आप लोग बोलने का मौका नहीं देते हैं और हम लोगों को अननेसेसरी आप लोग हमारा बीपी हाई करते हैं। सुरेंद्र जी, अगर आप आ जाइए, शिकायत हो गई तो मैं आपको एक छोटा सा अपना भी तो जवाब भी तो सुन लीजिए। सुरेंद्र जी मेरा सवाल जवाब भी तो सुन लीजिए। अगर मैं इस डिबेट की रिकॉर्डिंग निकलवाऊं तो सबसे ज्यादा विपक्षी पार्टियों ने ही बोला है और सारी विपक्षी पार्टियां बोले, ये मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप बोलिए अब। नहीं, मैं आपको, जो आप सबसे बड़ी बात थी कि 2014 में इन्होंने कहा था पिछड़ों की जाति जनगणना कराएंगे, पिछड़ों ने इनके ऊपर भरोसा किया। 2019 में इन्होंने कहा पिछड़ों को अधिकार देंगे, पिछड़ा वर्ग आयोग बना करके आरक्षण देंगे, लोगों ने भरोसा किया। देश के 54% पिछड़ों के धोखा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। भारतीय जनता पार्टी ने जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं, पिछड़ों को उनका आरक्षण नहीं दे रहे हैं, पिछड़ों को उनके अधिकार नहीं दे रहे हैं। और आज की डेट में वो 54% पिछड़े, दलित 22% और बाकी सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के विरोधी लोग खड़े हो जाएंगे। इनको भागने की सीट नहीं मिलेगी, 100 सीटों पर नहीं आ पाएंगे ये लोग, क्योंकि इन्होंने पिछड़ों को धोखा दिया है। खुद कहा कि मैं पिछड़ा हूं और पिछड़ों को धोखा दिया। 54% देश के आबादी का पिछड़ा परसेंट है और आज की डेट में आप देखिएगा इनको, अगर ये 100 सीटें भी क्रॉस कर जाएं, क्योंकि उनके अधिकार इन्होंने छीना। चलिए जवाब दीजिए शहजाद। सुरेंद्र राजपूत आपके ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं, प्रपंच किया और आप कहते हैं ये लोग 300 सीट लाएंगे। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 2014-2019 का इतिहास क्या कहता है। शहजाद जवाब दीजिए। गौरव जी देखिए, एक तो सुरेंद्र जी मेरे बड़े अच्छे भाई है, तो वो बीपी हाई ना करे और शांत रहे। कोई ऐसा होता है डिबेट में। मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। यदि सुरेंद्र जी की सारी बातें सही है कि हमारे खिलाफ, शहजाद भाई ये गौरव से शिकायत थी, आप गौरव का पक्ष मत लीजिए। गौरव अपने वकील खुद है, गौरव भी हमारे वकील दोस्त मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ा तोहफा है। अब मुस्कुराते रहिए और मुझे 10 सेकंड दे दीजिए केवल अपनी बात करने। देखिए ऐसा है, सुरेंद्र जी की सारी बातें मान लेते हैं, हमारे खिलाफ इतना माहौल, सारे मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, ओबीसी समाज भी हमारे खिलाफ, तो फिर सुरेंद्र जी अकेले लड़ लो ना। ऐसी 15 बैसाखियों के सहारे क्यों चल रहे हो? बहुमत तो मिलना नहीं है, चलो कहीं ना कहीं बहु ही मिल जाए। दूसरी बात देखिए, ऐसा है आप लोग सब साथ आइए, सब एक हो जाइए, कोई समस्या नहीं है, पर 0+0 तो 0 ही होता है ना। बंगाल वाली दीदी आपको महाराष्ट्र में क्या दे सकती है? आप तमिलनाडु वालों को क्या दे सकते हैं? उत्तर प्रदेश वाले केरल में आपको क्या दे सकते हैं? इसलिए 0 का 0 गणित 0 ही होता है। अच्छा आते पास ने एक लास्ट 10 सेकंड देखिए, मुझे गर्व होता है, मेरे साथी बैठे हैं, उनके नेता रिक्शा चलाते थे थाने में, मेरे प्रधानमंत्री चाय वाला थे, मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सन्यासी थे, और इनके यहाँ क्या है? एनसीपी में कोई अध्यक्ष हो सकता है परिवार के बाद? आरजेडी के बाद अध्यक्ष हो सकता है परिवार के बाद? बताइए, समाजवादी पार्टी में कोई अध्यक्ष हो सकता है परिवार के बाहर? डीएमके में अध्यक्ष हो सकता है परिवार के बाहर? क्या कोई रिक्शा वाला बन सकता है मुख्यमंत्री? क्या कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है? जवाब दीजिए सुरेंद्र राजपूत, जवाब दीजिए सुरेंद्र राजपूत, जवाब। अलाउ मी टू रिस्पॉन्ड। लालू प्रसाद यादव भैंस चराते थे, मुख्यमंत्री हुए। नीतीश कुमार जी क्या नाम, इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, मुख्यमंत्री हुए। आपको बताएं, मुलायम सिंह यादव टीचर थे, मुख्यमंत्री हुए।
वीर बहादुर सिंह साहब टीचर थे, मुख्यमंत्री हुए। आप क्या बात करते हैं? आपको शर्म नहीं आती है? आपका परिवार 3-3 पीढ़ियों का शाही परिवार है, योगी आदित्यनाथ का परिवार। पहले महंत दिग्विजय नाथ जी सांसद, उनके मानस पुत्र क्या नाम, महंत अवैधनाथ जी सांसद, उनके मानस पुत्र श्री के नाम योगी आदित्यनाथ जी सांसद। 3 पीढ़ियों का राज परिवार है आपका जो उत्तर प्रदेश में शासन कर रहा है। अच्छा, एक मुद्दा हम लोग अभी छोड़ रहे हैं, एक मुद्दा है जिस पर अभी बात नहीं हुई है, ठाकुर से लेकर के एक मुद्दा जिस पर बात नहीं हुई है। सुन लीजिए, आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, आपने पिछड़ों के पिछड़े विरोधी हैं आप लोग। अच्छा, एक शहजाद एक मिनट, जाति हक छीना है आपने, जाति जनगणना का विरोध करके। नहीं, पिछड़ों की बात हो रही है, जनगणना का विरोध। सुनिए सुरेंद्र जी, पिछड़ों की बात हो रही है, पसमानदा का भी जिक्र किया आज प्रधानमंत्री ने, और यूसीसी का भी जिक्र किया। मैं राजकुमार भाटी के पास जाना चाहता हूं। राजकुमार, पीडीए का नाम तो आप ही के नेता ने दिया, आज प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये वोट बैंक के भूखे लोग, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि यूसीसी आए, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं। तो क्या आप लोग यूसीसी के विरोधी हैं? आप नहीं चाहते देश में यूसीसी आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, समान नागरिक संहिता हो? राजकुमार भाटी। नहीं, हम बिल्कुल विरोधी नहीं हैं, हम समानता के समर्थक हैं। और समाजवाद का मतलब ही यह है कि गैर बराबरी को दूर करना, हर तरह की गैर बराबरी, कानून की गैर बराबरी भी, आर्थिक गैर बराबरी भी, सामाजिक गैर बराबरी भी, धार्मिक गैर बराबरी। ठीक है। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो गैर बराबरी में ही विश्वास करती है, जो ऊंच नीच में विश्वास करती है, जो धर्म के नाम पर लोगों में भेद करती है, जो जाति के नाम पर लोगों में भेद करती है, अमीर गरीब में भेद करती है। ये माननीय मोदी जी के शासन में ही हुआ है कि एक व्यक्ति जो विश्व में जिसकी रैंकिंग 900 थी, 902 नंबर पे था जो उसमें धन में, और उसके वो तीसरे नंबर पे आ गया, और दूसरी तरफ 18 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे। मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन जल्दी से जवाब दे लेता हूं। पिछड़ा बताने की बात है, शहजाद 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। आप तो कह रहे हैं ये यूसीसी के विरोधी हैं, तो ऑन एयर कह दिया ये यूसीसी के विरोधी नहीं है। आप शहजाद को बुला लिया करो, नहीं अकेले आप दो रुकिए ना, आप डिबेट आपको शहजाद तो बाकी लोगों को आप क्यों? अरे आपने जो बोला यूसीसी के विरोधी नहीं है, शहजाद का रिएक्शन तो सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। शहजाद जल्दी। एसटी हसन सांसद ने कहा है कि यूसीसी आएगा तो 2 शादी करने नहीं मिलेगी। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा शरिया से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ये उनका ऑन रिकॉर्ड है, उनके ऊपर कार्रवाई कर ले।